हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट ज़ूलॉजी बाय अफरोज़ खान। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। बेसिकली हम 7th चैप्टर एनसीईआरटी का डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें हमने कुछ टिश्यू के टाइप्स डिस्कस किए। पहले टिश्यू के टाइप्स डिस्कस करने के बाद हमने जो एपिथेलियल टिश्यू था उसको पकड़ा और उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की थी, जैसे एपिथेलियल टिश्यू की अकरेंस, वो कहाँ होता है, और उसके फंक्शन, और इसके साथ साथ एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो टाइप्स में मैंने डिस्कस कर लिया था कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब हमने सिंपल के भी फिर टाइप्स पढ़ लिए थे, कुछ स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल में ही हम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एज सच स्पेशलाइज्ड तो नहीं लिखती है, बट वो लिखती है कि सिंपल एपिथेलियम आइदर हैव माइक्रोविलाई और सीलिया। तो सिंपल के ही हम स्पेशलाइज्ड पढ़ रहे हैं बच्चों, स्पेशलाइज्ड। हमने अपने समझने के एतबार से उनको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। देखो बच्चों, मैं यहां बनाऊं कि जैसे अगर ये इसमें ना एक टाइप हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस सिंपल स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम में जो फर्स्ट हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, देखो बच्चों, जैसे नाम से लग रहा है सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और अगर मैं स्ट्रेटा की बात करूं तो स्ट्रेटा मीन्स होता है लेयर। मतलब क्या हुआ सर? देखो, इसका मतलब फॉल्स लेयर्ड ये टिश्यू लगता है। भाई हम ये है किसका टाइप बच्चों, ये तुम ध्यान दो, ये किसका टाइप है? सिंपल का है। तो सिंपल का मतलब तो सर ने बताया था कि जैसे सिंगल लेयर्ड टिश्यू को हम सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये सूडो वर्ड आ गया। सूडो का मतलब फॉल्स। तो देखो इसमें होता क्या है कि जो सेल्स हैं, सेल्स ना, सेल्स की जो हाइट है बेसिकली वो दो डिफरेंट टाइप की हाइट वाली सेल्स इस टिश्यू में पाई जाएंगी। मतलब जैसे मैं कहूं कि ये लॉन्गर सेल्स है और ये स्मॉलर सेल्स है, और ये फिर से लॉन्गर सेल आ गई, ये स्मॉलर सेल आ गई, और इसके बीच में ना एक और सेल्स आ जाती है। देखो मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी बच्चों। ये रहा एक सेल, ये रही, एक ये रही। इस टिश्यू में क्या हुआ, जो सेल्स की हाइट है वो डिफरेंट हो गई। एक तो लॉन्गर सेल, दिस इज द लॉन्गर सेल, ठीक है सर, एंड दिस इज द बेसल सेल, और यू कैन से स्मॉलर सेल। तो जो बेसल सेल है या स्मॉलर सेल भी हम बोल सकते हैं, एंड बिटवीन देम देयर इज ए गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करती है? जैसे गॉबलेट वर्ड हम गॉबलेट का मतलब होता है वाइन गिलास। जैसे हम गिलास खरीदते हैं ना कभी, तो गिलास के वो टाइप्स होते हैं, जो तुमने देखा होगा, जो वाइन गिलास होता है जैसे ऊपर से ऐसे होता है और नीचे से इस टाइप से, ये वाइन गिलास है, या जिसे हम गॉबलेट गिलास भी बोल सकते हैं। तो गॉबलेट एक वर्ड है। एनीवे, जब माइक्रोस्कोप से इन सेल्स को देखा गया था तो वो वाइन गिलास की शेप की हैं, इसलिए इनका नाम गॉबलेट सेल रखा। ये सेल्स बहुत जगह पर हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या होता है बच्चे? दे सिक्रीट म्यूकस। ये म्यूकस रिलीज करती हैं। देखो यहां ये म्यूकस है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सरफेस होगी, फ्री सरफेस होगी, तो वहां पर म्यूकस का डिपोजिशन हो गया। किसने कर दिया जी? गॉबलेट सेल ने कर दिया। तो ध्यान रखना है, गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ये म्यूकस क्या करेगा, कोई भी ऑनगोइंग पार्टिकल होगा, चाहे वो डस्ट हो या कोई और इवन पैथोजन भी क्यों ना हो, तो म्यूकस उसको ना ट्रैप कर लेगा, फंसा लेगा। तो दैट ऑनगोइंग डस्ट पार्टिकल इज ट्रैप्ड विद द म्यूकस। अब ये जो लॉन्गर सेल्स हैं, लॉन्गर सेल्स बियर सीलिया एट देयर फ्री सरफेस। दीज आर द सीलिया। अब सीलिया ये मोटाइल नेचर के होते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे डस्ट इधर की तरफ को जा रही थी इस डायरेक्शन में, और इस म्यूकस ने उस डस्ट को ट्रैप कर लिया, तो ये सीलिया क्या, ऐसे सीलिया कंटिन्यूअसली बीट करते रहते हैं और वो म्यूकस को विद डस्ट धकेलते रहते हैं। अब
कोई भी बता सकता है कि सर ये कहाँ हो सकता है। जाहिर सी बात है जहां धूल मिट्टी जाने का खतरा ज्यादा होता है तो वो क्या है, अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखें, हम जानते हैं अपना विंड पाइप होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड करती है तो ब्रोंकाई। तो इसका सूडो स्टेटिफाइड का एग्जाम्पल ट्रैकिया, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया के डिवीजन को हम ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है और ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड हो गया। तो ट्रैकिया, विंड पाइप और ब्रोंकाई एनसीईआरटी से मेंशन नहीं करती है, वो सीलिएटेड एपिथेलियम को करती है। मैं आगे समझाऊंगा ब्रोंक्यूल्स में, लेकिन फिलहाल तुम इतना ध्यान रख लो क्योंकि ये मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहां मिलेगा जी, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो सूडो का मतलब देखो, जब तुम इसको इस सेल्स की डिफरेंट हाइट देखते हो ना, छोटी बड़ी, तो हमें ना पहली नजर में अगर हम इसे देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये बाई लेयर्ड है, डबल लेयर्ड है, लेकिन इट्स नॉट डबल लेयर्ड। ध्यान रखना क्योंकि ये सिंपल का टाइप है, ये दिखता है बाई लेयर्ड लेकिन इट इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड। तो इसलिए वो नजर हमें डबल लेयर्ड आ रहा है, इसलिए नाम रख दिया सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कॉलमनर सेल्स होती हैं तो इसको हम सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ऐड कर सकते हैं। सीलिया है तो हम सीलिएटेड वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई इसको मोर प्रिसाइजली इसका कोई नाम मेंशन करे तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, एक ही बात है। हमें बस फिलहाल तुम इतना ध्यान रखो, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कहां मिलता है जी, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में मिलता है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड के टाइप पर। तो नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड की मैं बात करूं बच्चों, तो जैसे अगर ये कॉलमनर सेल्स हैं ना, और इनकी फ्री सरफेस पर ये बहुत सारे प्रोसेस हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोविलाई। दीज आर माइक्रोविलाई। इधर मैं बना दे सकता हूं बच्चों क्यूबॉइडल नेचर की सेल्स, और इनकी फ्री सरफेस पर मैं फिर से माइक्रोविलाई बना दूंगा। कोई भी बता सकता है कि ये जो माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई का मकसद क्या होता है। माइक्रोविलाई जाहिर सी बात है ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाई होंगे। अब सर एब्जॉर्प्शन की जरूरत कहाँ है वो भी मैं तुम्हें समझाता हूं। तो पहले तो नाम लेते हैं, तो क्योंकि अगर हम इसके बॉर्डर को देखें ना, इनके किनारों को देखें, बाउंड्री को देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की अगर तुम लाइनिंग को देखोगे तो तुम्हें यहां पर ना माइक्रोविलाई नजर आएंगे। माइक्रोविलाई नजर आने से इनके किनारे ना बिल्कुल ब्रश के बॉर्डर की तरह, मतलब ब्रश की तरह दिख रहे हैं। तो इसीलिए इस एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम का नाम हो गया ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब ब्रश बॉर्डर्ड में भी एक अगर कॉलमनर है तो नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर, और अगर क्यूबॉइडल है तो नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो मैं यहां लिख दूं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और उस ब्रश बॉर्डर्ड में दो टाइप्स हो गए मेरे बच्चों, एक ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर और एक हो गया ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। तो अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सरफेस पर माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, कॉलमनर है तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर। कहां मिलेंगे, मैंने सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे इंटेस्टाइन है, याद करो इंटेस्टाइन, स्टमक, वहां की सेल्स कैसी होती थी, कॉलमनर होती थी। ठीक है, इतना हम सब वाकिफ हैं कि हम में जब डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है। कोई पूछे स्टमक से, इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, तो कोई भी बता सकता है कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। इतना हम सबको पता होता है। अब तो स्मॉल इंटेस्टाइन से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए, इसीलिए माइक्रोविलाई कहां प्रेजेंट होंगी जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स कैसी थी, कॉलमनर थी। तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी इसको सब मेंशन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां होगा, तो उसको भी हम बात करते हैं। देखो हमने जनरली क्यूबॉइडल का एग्जांपल पढ़ा था
ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको लाइन करने, उनको उनकी मैक्सिमम जगह पर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। अब उसमें थोड़ा सा हमें आइडिया होता है कि जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, नेफ्रॉन मैं इधर नेफ्रॉन का एक हल्का सा जल्दी से तुम्हें क्विक आइडिया दे रहा हूं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये तुम ध्यान करो मेरे बच्चों, ये बोमन कैप्सूल, यहां से चीजें फिल्टर होती हैं, फिल्टर होकर ये बोमन कैप्सूल में आती हैं। और क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें समझाया था कि जब चीजें फिल्टर होती हैं तो उसमें अच्छी चीजें भी आती हैं और खराब चीजें भी फिल्टर हो जाया करती हैं। तो अच्छी चीजें लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर सॉल्ट्स, खराब चीजें यूरिया, यूरिक एसिड। तो जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो जितनी जल्दी से भाई जाहिर सी बात है, चीजें यहां से छनकर तुम्हारा ग्लूकोज भी छन गया, तो यहां से अगर मैं कहूं कि यूरिन पास हो रहा है तो वो ग्लूकोज यूरिन के साथ थोड़ा ना बाहर चला जाएगा। जाहिर सी बात है जब ग्लूकोज जाएगा तो उसको यहां इस नेफ्रॉन के अक्रॉस रीएब्जॉर्ब होना पड़ता है। रीएब्जॉर्प्शन हम टर्म यूज करते हैं, तो रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का भी, सॉल्ट्स का भी, ग्लूकोज का भी, अमीनो एसिड्स का भी। तो कोई भी बता सकता है कि सर जब अच्छी चीजें यहां ब्लड से जब छन जाया करती हैं तो वो जितनी जल्दी रीएब्जॉर्ब हो जाए ना नेफ्रॉन से और वापस ब्लड में आ जाए उतना तब ज्यादा अच्छा होगा, या देर में हो या मतलब दूर से हो या देर में हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। कोई भी बता सकता है कि सर जितनी जल्दी रीएब्जॉर्प्शन हो जाए उतना बेटर है। तो चीजें छनने के बाद सबसे पहले कहां आती हैं, तो ये वाला पार्ट कहलाता है पीसीटी। फुल फॉर्म भी हम सब जानते ही हैं कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल के बाद। तो जब चीजें छनती हैं तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां होना चाहिए। तुमने कहा कि सर स्टार्टिंग में हो जाए तो बेहतर है, तो स्टार्टिंग कहां भाई, पीसीटी में। तो पीसीटी में अब माइक्रोविलाई होंगी। हमने पढ़ा था सिंपल में क्या, कि सिंपल में कैसा होता था, सिंपल का एक टाइप क्या था, क्यूबाइडल, कि नेफ्रॉन में कौन सा एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो क्यूबाइडल में भी अगर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल होगा तो कहां होगा, पीसीटी। क्यों होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। मेरे हिसाब से समझे तुम, है ना। 19th चैप्टर में हम इसको फिर से दोबारा से हम रिकॉल करेंगे, लेकिन इस ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल का एग्जांपल तुमने खुद बता दिया सर, पीसीटी, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली, कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्वाइल्ड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का पास वाला मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, इसीलिए इसका नाम आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समीपस्थ कुंडलित नलिका हिंदी में बोलते हैं पीसीटी। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है भाई, हमें ये समझ में आ गया कि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम के दो टाइप्स हो गए, कॉलमनर और क्यूबाइडल। माइक्रोविलाई अगर फ्री सरफेस पर प्रेजेंट हैं तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो उस लिहाज से हम बात करते हैं दो टाइप के, कि अगर कॉलमनर सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई हैं तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, क्यूबाइडल के ऊपर है तो ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल। और ब्रश बॉर्डर कॉलमनर का एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल का एग्जांपल क्या हो गया मेरे बच्चों, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेशलाइज जो एनसीईआरटी फिर मेंशन करती है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूं कि फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया, अगर फ्री सरफेस पर सीलिया मौजूद हैं तो ऐसे एपिथेलियम को, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम का नाम हो जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। तो लेट्स स्टार्ट विद सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम। तो देखो सीलिया नॉर्मली, अब एनसीईआरटी ने एक ही टाइप के सीलिया का जिक्र किया है, तो देखो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हुए एक और सीलिया का जिक्र कर लेते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम में मतलब दो हैं, एक सीलिया स्टीरियोसीलिया है और एक काइनोसीलिया है। स्टीरियो एक है मेरे बच्चों, काइनो। स्टीरियोसीलिया वन इज काइनोसीलिया। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, ये जैसे सेल्स हैं और ये इनकी सरफेस पर, ये एक्चुअल में ना साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ही है।
अब जैसे माइक्रोविलाई में थे ना, तो वहां पर बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हुआ करते थे, तो वो क्योंकि बहुत सारे थे तो इसलिए हमें वो लगता था ब्रश बॉर्डर की तरह, बट यहां पर एक सिंगल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। इसका नाम है स्टीरियोसीलिया। ये स्टीरियोसीलिया है। सरफेस एरिया तो ये भी बढ़ाएगा, नो डाउट। काइन, स्टीरियो का मतलब होता है सॉलिड को बोलते हैं, मतलब जो या हम कह सकते हैं स्टैटिक वाला, मतलब जो ठहरा हुआ हो। काइनेटिक्स, कई जगह हम वर्ड पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है मूवमेंट से। तो यहां पर जो सेल्स होंगी उनकी फ्री सरफेस पर जो सीलिया होगा, यहां की सेल्स इनकी फ्री, ये सेल्स इनकी फ्री सरफेस, और यहां पर सीलिया, देखो ये है सीलिया। ये प्रॉपर सीलिया होता है जो बेसल ग्रेन्यूल से एग्जिट करता है, निकलता है, और ये एक्चुअल में ना मोटाइल सीलिया है, ये मोटाइल हैं। ये वाले सीलिया नॉन मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल। तो कोई भी बता सकता है कि जैसे मैं ये कहूं स्पम्स है ना, ओवा है, जैसे स्पम्स ओवा तक अप्रोच करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब से जाइगोट को कहाँ आना होता है? यूट्रस में। तो यूट्रस तक भेजने के लिए जाहिर सी बात है उस फैलोपियन ट्यूब में वहां पर मोटाइल सीलिया होने चाहिए, नॉन मोटाइल सीलिया होने चाहिए। कोई भी बता सकता है कि सर वहां पर मोटाइल सीलिया होने चाहिए। तो जो काइनोसीलिया है, काइनोसीलिया का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। स्टीरियोसीलिया। अब देखो एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी और भी मेंशन करती है, वो भी चलो मैं भी डिस्कस कर लेता हूं। जैसे हम अभी बताया था कि जो सर जो ट्रैकिया थी और जो ब्रोंकाई हैं, वहां पर क्या था, तो तुमने खुद बताया था कि वहां पर सर सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ब्रोंकाई फिर लंग्स में जब एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद उनके और डिवीजन होते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड करके क्या बना लेती है? ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स ना बहुत फाइन ट्यूब हैं, तो वहां पर वहां की जो थिकनेस होगी जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगी। तो उस अब वहां पर सूडो स्ट्रेटिफाइड नहीं होता है, लेकिन वहां पर सीलिया जरूर होते हैं, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल हैं तो जरूरी थोड़ा ना कि वो सब यहीं चिपक जाएंगे भाई। वो डस्ट पार्टिकल एयर के जरिए हमारे लंग्स में ना डीपली तक भी पहुंच सकते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स में भी सीलिया होते हैं। तो कैसे होंगे? क्योंकि जब डस्ट लंग्स में डीपली पहुंच जाएगी तो जाहिर सी बात है उस डस्ट को वो आगे मतलब पुश अप करते रहते हैं, सीलिया हिलाते रहते हैं, और वो डस्ट म्यूकस के साथ वो डस्ट ऊपर तक आती रहती है, और हमारे यहाँ गले से होते 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 हमारे वो अल्टीमेटली फेरिंग्स में आ जाती है। हम उसको म्यूकस से फेरिंग्स में आ गया भाई, हम कुछ वॉलंटरी मसल्स होती है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ हम उसको कांटेक्ट कराकर उस म्यूकस को हम अपने गले तक ले आते हैं, फेरिंग्स तक ले आते हैं, थूक देते हैं, निगल लेते हैं, जैसा मौका देखते हैं। तो वो फैलोपियन ट्यूब के बाद एक एग्जाम्पल और हुआ, तुम्हें याद रखना है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ब्रोंक्यूल्स। 101 पेज पर साफ लिखा हुआ, फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे एनसीईआरटी लिखते हैं सीलिएटेड। अब हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया कि सर सीलिया में भी काइनोसीलिया वाले हैं। सर इसका तो बता दो जो स्टीरियोसीलिया है। हाँ, इसका भी बताएंगे। जैसे स्टीरियो जहां नॉन मोटाइल है भाई, जैसे स्पम्स हैं, बनते हैं, हम तुम जानते हो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बनते हैं, वो टेम्परेरी ना स्टोर्ड होते हैं एपिडिडाइमिस में, उसके बाद वो वास डिफरेंस से मूव करते हुए बॉडी के बाहर या इनटू द वेजाइना पहुंचते हैं। अब जैसे स्पम्स हैं, तो स्पम्स ना हालांकि वहां पर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन, तो स्पम्स, अब स्पम्स खुद से भी मोटाइल होते ही हैं, तो ऐसा याद रख लो कि स्पम्स खुद से चल सकते हैं, तो भाई उनको चलाने के लिए सीलिया की कोई खास जरूरत नहीं है। तो स्पम, तो स्टीरियोसीलिया कहां मिलेगा? वो डक्ट जो स्पम्स को बाहर लेकर आती है, वो डक्ट जहां पर स्पम्स स्टोर्ड रहते हैं बनने के बाद, एपिडिडाइमिस। ये टेस्टिस में एक डक्ट है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पर। हम 12th में इसको फिर से पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में, एपिडिडाइमिस। और एक वास डिफरेंस जो अल्टीमेटली फिर यूरेथ्रा में ओपन होकर, जिसके जरिए फिर फाइनली यूरेथ्रा के जरिए स्पम्स बाहर आते हैं। तो एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस,
एपी का मतलब ये अबव होता है, डी डाइम टेस्ट इसको ही बोलते हैं। इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वक्त नहीं है। तो स्टीरियोसीलिया का एग्जांपल हमें समझ में आ गया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो सर वहां पर सीले की क्या जरूरत है? चलो भाई तुम ये बता सकते हो कि भाई सर एपिडिडाइमिस में सीले क्या जरूरत है? अगर स्पर्म्स खुद भी मूव कर रहे हैं वहां एट द टाइम ऑफ इजेकुलेशन पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से वो आगे बढ़ सकते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से डक्ट के आगे बढ़ सकते हैं, तो वहां स्टीरियोसीले का क्या रोल है? एक्चुअली एपिडिडाइमिस में ना, जैसे स्टीरियोसीलिया है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। स्पर्म के बनने का रेट बहुत ज्यादा होता है पर डे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इजेक्युलेट हो जाए। तो स्पर्म्स बनते रहते हैं, एपिडिडाइमिस में टेम्परेरी स्टोर्ड रहते हैं, कई महीनों तक वो स्टोर्ड हो सकते हैं, वहीं पर वो मैच्योर भी होंगे। लेकिन अगर स्पर्म्स इजेक्युलेट नहीं हुए तो स्पर्म्स वहां पर मर जाएंगे। स्पर्म जो कि एक स्मॉलेस्ट सेल में आती है, तो स्पर्म मरने के बाद कहां जाएंगे? तो वहां ये सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म्स वहां स्टोर्ड हो सके और मरने के बाद स्पर्म्स वहां से रिजॉर्ब हो सके। इसलिए स्टीरियोसीलिया का वहां एक रोल है। कहां की बात कर रहे हैं? एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ये हमने स्पेशलाइज्ड वाला पढ़ा, एक पढ़ा सूडोस्टेटिफाइड, एक पढ़ लिया हमने ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, और एक पढ़ा हमने सीलिएटेड एपिथेलियम। ये जो पार्ट खत्म हुआ, ये सिंपल एपिथेलियम का पार्ट खत्म हो गया। तो सिंपल एपिथेलियम में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड में सूडोस्टेटिफाइड, ब्रश बॉर्डर्ड और सीलिएटेड एपिथेलियम। नाउ कम टू द कंपाउंड एपिथेलियम। अभी एपिथेलियम पर ही है, आज खत्म करेंगे, देखो इंशाल्लाह जरूर। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखो कंपाउंड एपिथेलियम में तुमने एक चीज डिस्कस कर ली थी हमने पहले से। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या कि सर जहां कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसका जो रोल है, जो फंक्शन है, दैट फंक्शन इज मेनली प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन है जी? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, और उसका लिमिटेड रोल होता है सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। ये मैंने इस इंट्रोडक्शन में तुम्हें सब डिस्कस कर लिया था। अब कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप हैं। कंपाउंड एपिथेलियम की एक बात, खास बात तो यही होगी कि कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है, यानी उसमें लेयर्स ज्यादा होती हैं। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर था, अगर एक से ज्यादा लेयर होंगी तो जाहिर सी बात है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर दिस आउट क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एक हो गया मेरे बच्चों स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, लेयर से आता है वर्ड स्ट्रेटा। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारी लेयर्स होंगी। ट्रांजिशनल वर्ड कहां से आया? ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जो चीजें चेंज हो जाएं, मतलब एक तरीके से स्ट्रेचेबल की बात हम कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं, जैसे होता है ना कि जहां जहां मतलब जैसे तुम ऐसे समझो, जैसे हम फ्रिज में हमने पानी को रखा, पानी फ्रीजर में पानी को रखा, तो जाहिर सी बात है वो बर्फ बनेगा। लेकिन अब होता क्या कि जो एक स्टेट है उसकी, वाटर की एक लिक्विड स्टेट है, अपनी आइस की अपनी एक सॉलिड स्टेट है। तो जैसे ही हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि एट सडन वो एकदम से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, नहीं भाई। वो धीरे धीरे, यानी पानी के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे आइस में जब चेंज होते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता होगा मेरे बच्चों कि जब वो होता है, कभी हम जल्दबाजी में फ्रिज या फिर लाइट चली गई होती है बहुत टाइम तक, ऐसा बहुत सारे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती भी है कि वो जो फ्रीजर में से जो हमने बर्फ को निकालना चाहा, तो उस वो ऐसा एक मोमेंट भी आता होगा कि ना तो वो पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में रहता है, ना पूरी तरीके से वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। वो है बदलाव वाली ट्रांजिशन, बदलाव, चेंज।
तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब ये हो गया कि जैसे हर एपिथेलियल टिश्यू की, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की जो शेप्स हैं, सेल्स की शेप हैं, वो फिक्स होती हैं। लेकिन अगर सेल्स की शेप फिक्स ना हो, वो टेम्परेली फॉर ए बीइंग टाइम वो चेंज हो जाए, तो इस एपिथेलियम को हम नाम देते हैं बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जी कहां ऐसा होता है, मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम जनरली ना ये 4 से 6 लेयर्स होती हैं इसमें। जैसे ये मैं ऐसी तुम्हें, हमें याद रखने है सिर्फ एग्जांपल, मैं बच्चों सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि ये ट्रांजिशनल नाम क्यों आया है। ये जैसे क्यूबॉइडल नेचर की ये थोड़ी पियर शेप्ड सेल्स हैं, ऐसे ऐसे। यहां पर ये ओवल शेप्ड सेल्स हैं, ये रे ओवल शेप्ड। ये कहां है, ये इसको इमेजिन करो तो अपने यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन बनाती है। यूरिन कहां स्टोर होता है, कोई भी पूछे, यूरिनरी ब्लैडर में। अब वो ब्लैडर है, अब धीरे धीरे यूरिन उसमें आता जाता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल होता चलता है। और जैसे ही वो फिल होता चलेगा, तो अब जैसे ही यूरिन भरता जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर ना एक्सपैंड होता चलेगा, मतलब खींच जाएगा, स्ट्रेच, खिंचाव आएगा। अब मान लेते हैं कि जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर ना रिलैक्स फॉर्म में था। अब जाहिर सी बात है जब ये खींचेगा तो ये वाली जो सेल्स है इनकी शेप ना चेंज हो जाएगी। तो जब सेल्स की शेप चेंज हो जाएगी तो ये सारी सेल्स ना लगभग ऐसे बिल्कुल फ्लैट सी हो जाती हैं। ये होगी, ये यानी ये रिलैक्स्ड यूरिनरी ब्लैडर है, ये स्ट्रेस्ड यूरिनरी ब्लैडर है। ये शेप चेंज हो गई, नहीं हो गई? अब ये टेम्परेरी हुई है, क्योंकि जब हम यूरिन पास कर देंगे तो ये फिर से वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जहां जो एक तो स्ट्रेचेबल हो और जहां की जो सेल्स हैं उनकी शेप पहले से ही फिक्स ना हो। ऐसे पहले से फिक्स यानी हमेशा फिक्स ना हो, वो फिक्स मतलब सेल्स की शेप तो रहती है, बट वो कंडीशन टू कंडीशन उन सेल्स की शेप में बदलाव आता चलता है, चेंज हो जाती है। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को हम सिंपल बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कोई भी बता सकता है कि सर इसके एग्जाम्पल ये, जैसे एक तो यूरिनरी ब्लैडर ही है, मैं इसी के ट्रांजिशनल एपिथेलियम के एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मान लेते हैं कि जैसे अगर ये किडनी है मेरे बच्चों, तो किडनी से ये यूरेटर बाहर आया, यूरेटर गया यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा बाहर आ जाती है। जो ये है यूरेटर, तो इसका भी यही हाल है, यहां भी खिंचाव होता है, ये जाहिर सी बात है। ये है यूरिनरी ब्लैडर, मैं यूरिनरी यू भी लिख रहा हूं, तुम समझ जाना कि दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरेटर का जब किडनी में एंटर करता है ना यूरेटर, तो इसका जो फनल शेप्ड पार्ट होता है ये वाला, इसे हम बोल देते हैं रीनल पेल्विस। भाई 19 चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे दोबारा से, लेकिन जब हम इसके टिश्यू को डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या? रीनल पेल्विस और यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। प्रॉक्सिमल पार्ट यूरेथ्रा में भी, यूरेथ्रा के बिल्कुल शुरुआत वाले हिस्से में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, बाद में नहीं होता। बट हम यही 3 एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखेंगे। क्या क्या? रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एक अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो तो इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ना बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बीएम लिख रहा हूं मैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। डेट्रूसर मसल्स होती हैं ट्रांजिशनल के ठीक नीचे, तो वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। स्मूथ मसल्स हैं। हम जब यूरिनरी ब्लैडर को पढ़ेंगे मैं फिर दोबारा से तुम्हें ये सब चीजें समझाऊंगा। तो फिलहाल इतना ध्यान रखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम 4 to 6 लेयर्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, और एग्जांपल ये हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड में 6 से ज्यादा लेयर्स होंगी, मोर देन 6 लेयर्स, और यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंगल, एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बट होगी। अब देखो, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है मेरे बच्चों, जैसे ये हम कहो कि भाई यहां 6 लेयर हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, बहुत सारी लेयर हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू की एक खास बात तो ये है ना कि वो किसी भी होलो ऑर्गन या किसी को कवर करेगा या होलो ऑर्गन को लाइन करेगा। तो अब तुम जैसे ये कवरिंग है, मैं स्किन की बात कर लेता हूं। स्किन में कंपाउंड हमने पढ़ा था, तो यहां पर मैं कहता था कि 6-7 लेयर हैं, 10 लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तुम्हें जो लेयर नजर आएगी वो कौन सी लेयर नजर आएगी, मतलब लोअर मोस्ट नजर आएगी या टॉप मोस्ट नजर आएगी? कोई भी बता सकता है कि सर टॉप वाली लेयर नजर आएगी, नीचे वाली थोड़ा नजर आएगी भाई। 1 2 3 4 5 इमेजिन हो रहा है, स्किन के ऊपर बहुत सारी लेयर है और उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो हमें नजर आएगी। नीचे कोई सी भी सेल्स हो, कैसी भी हो, नीचे कैसी भी सेल्स हो और वो सेल्स की शेप कुछ भी हो, 10 लेयर है नीचे, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन टॉप वाली सेल्स क्योंकि हमें नजर आएगी तो टॉप वाली सेल्स की जो शेप होगी उसके नाम पर स्ट्रेटिफाइड का हम नामकरण करते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में अगर टॉप पर स्क्वैमस है, स्क्वैमस मतलब फ्लैट सेल्स हैं, तो नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहां तक कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अगर टॉप पर क्यूब लाइक सेल्स हैं तो नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर टॉप पर पिलर लाइक सेल्स हैं तो नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो स्ट्रेटिफाइड के 3 टाइप्स हो गए, कौन कौन से जी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। क्यों नाम आ गए जी? क्योंकि टॉप मोस्ट की सेल्स हमें क्यूबॉइडल, कॉलमनर और फ्लैट नजर आती हैं। अगर वो फ्लैट हैं तो उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूब लाइक हैं तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और पिलर लाइक हैं तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नेक्स्ट पेज पर इसको डिस्कस करेंगे। हम देखो 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे बच्चों। हम पहले ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, बस तुम एक बात याद रख लो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम वहां मिलेगा जहां पर ना वियर एंड टियर मैक्सिमम है। वियर एंड टियर, टूट फूट समझते हैं हम। स्किन है, यहां से ज्यादा कहां टूट फूट, भाई यहां रगड़ लगी, वहां रगड़ लगी तो सेल्स कितनी डैमेज होगी। तो क्या सर रगड़ लगने से जो सेल्स डैमेज होती हैं तो क्या फिर वो सेल्स वापस नहीं आती? बिल्कुल आती हैं भाई। एपिथेलियल टिश्यू में डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है। तो यहां की जो सेल्स हैं स्किन की हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है? तो तुम्हें एक लाइन, एक बात तो याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहां होगा? वेयर इट इज फाउंड वेयर वियर एंड टियर। मैं इसका जरा थोड़ा सा, वियर एंड टियर इज मैक्सिमम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जहां पर वियर एंड टियर मतलब टूट फूट जहां ज्यादा होती है, जहां पर रिपेयरिंग की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है टूट फूट होगी तो वहां रिपेयरिंग की भी जरूरत होगी। तो जहां पर वियर टियर ज्यादा होगा, टूट फूट ज्यादा होगी तो रिपेयरिंग की जरूरत होगी, तो वहां कौन सा मिलेगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। जैसे तुमने बताया सर स्किन मल्टी लेयर्ड है, नो डाउट। स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। देखो है क्या कि जैसे मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूं कि जैसे मैं स्किन के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, है ना? स्किन के एग्जांपल से, जैसे ये लोअर मोस्ट सेल्स हैं, थोड़ी क्यूबॉइडल नेचर की हैं, ये रही। उसके बाद ये फिर ओवल शेप सेल्स आ जाती हैं, ये आगे ये सबसे ऊपर ना फ्लैट सेल्स होंगी। देखो मेरे बच्चों, ये रही, ये फ्लैट सेल्स हैं। ये मैं मान लेता हूं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्किन एपिथेलियम। लोअर मोस्ट सेल्स क्यूबॉइडल नेचर की हैं, टॉप मोस्ट सेल्स फ्लैट है, हमें फ्लैट वाली नजर आएंगी तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नाम हमने रख दिया। देखो होता यह है कि भाई देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो यहां पर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो यहां पर होगी, सबसे नीचे यहां, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ब्लड वेसल्स कहां होगी जी? वो नीचे कनेक्टिव टिश्यू में यहां होगी, राइट?
अब इसको नरिशमेंट मिलना है तो जाहिर सी बात है नरिशमेंट इससे यहां आएगा, इससे फिर डिफ्यूजन से इस सेल में आएगा, इससे यहां आएगा, इससे यहां आएगा, इससे आएगा, तो जाहिर सी बात है सबसे जो ऊपर वाली सेल्स होगी ना उसको बहुत कम नरिशमेंट मिल पाता है। फिर सूरज, सन के कांटेक्ट में कौन सी रहेगी, नीचे वाली रहेगी, ऊपर वाली रहेगी? अरे भैया स्किन की सबसे ऊपर वाली तो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहेंगी। तो क्योंकि ये सन के कांटेक्ट में भी हैं तो ये वाली सेल्स ना डिहाइड्रेट हो जाती हैं, और जब ये डिहाइड्रेट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली ये वाली सेल्स ना मर जाती हैं सॉरी, ये सेल्स ना डेड हो जाती हैं। अब जब ये सेल्स डेड हो जाएंगी, ये वाली सेल्स अब ये मर गई तो ये तो खत्म होगी ये वाली लेयर, ये शेड ऑफ हो जाती है, हमारी स्किन की सेल्स गिर भी जाती हैं तो ये शेड ऑफ हो जाएंगी। तो जब ये शेड ऑफ हो जाएंगी तो ये वाली जो इसके नीचे वाली सेल्स हैं ये सन के कांटेक्ट में आ जाएंगी और वो डिहाइड्रेट होकर वो शेड ऑफ हो जाएंगी, तो ऐसे तो ये खत्म हो जाएगी नहीं, ये जो सबसे नीचे वाली सेल्स है, ये वाली नीचे वाली लेयर, ये डिवाइड करती है, ये डिवाइड करेगी और ये डिवाइड करके अपने जैसी एक लेयर और बनाती है। तो यही तो इनके शेड होने की वजह बनती है। ये जैसे ही डिवाइड कर कर एक लेयर को ऊपर बनाती है तो ये सारी लेयर ना शिफ्ट हो जाती हैं, तो ये इसने बनाया तो ये ऊपर चली गई, ऊपर तो ऊपर वाली गिर गई। ऐसे ये अपने सिर्फ समझने के लिए था। तुम्हें याद कर रखना कि सबसे जो टॉप वाली सेल्स होती हैं तो यहां पर ना डेड सेल्स की एक लेयर होती है, ये। अब इसमें ये जो सेल्स होती हैं इसमें एक डेड सेल्स हैं तो यहां पर एक प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे हमारे बाल हैं तो बाल में कौन सी प्रोटीन होती है जी, सब जानते हैं, केराटिन प्रोटीन होती है। नेल से हमारे कौन सी प्रोटीन होती है जी, केराटिन प्रोटीन होती है। तो ऐसी स्किन की जो टॉप वाली सेल्स हैं जिसमें जहां पर जो डेड हो गई हैं, इनमें यहां केराटिन प्रोटीन होगी और ये डेड सेल्स की लेयर को हम बोल देते हैं ऐसी स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो सबसे नीचे वाली होती है ना स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, एनसीईआरटी में नहीं है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्निया वर्ड जो कॉर्नी वर्ड जो आता है वो हॉर्न के लिए आता है, मतलब एक डेड सेल्स की जो ऊपर लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और जो ये जो लिविंग सेल्स की जो कंटिन्यूअस डिवाइडिंग लेयर है दैट इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम वर्ड से तुम समझ सकते हो, भूल जाओ, क्या याद रखना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्या वियर एंड टियर जहां पर ज्यादा है, ठीक है। अब देखो दो चीजें और वियर टियर कहां हो सकता है हमारी बॉडी में, तुम खुद सोचो, जैसे हमारा ये माउथ है, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी है, हाँ जी ठीक है, तो यहां पर हम कुछ हार्ड चीज खा लेते हैं, बहुत गर्म चीज ले लेते हैं, बहुत ठंडी चीज है, हमारा गाल दांत के नीचे आ जाता है, कट जाता है, वियर एंड टियर हो गया। एपिथेलियम है, कौन सा है, कंपाउंड है, पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहां पर कट फट हो गया तो शायद, लेकिन वो कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिन क्या, तो वो तो कुछ घंटों में हील भी हो जाता है। तो इसका मतलब यहां भी हीलिंग है, रिपेयरिंग यहां भी हो रही है, तो कौन सा होगा जी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगा। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि यहां तो सन के कांटेक्ट में थी ना सेल्स, तो यहां डिहाइड्रेट हो जाती थी, क्या माउथ में भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा? होगा ही नहीं भाई, सलाइवा है, कोई मुंह खोल के थोड़ा ना चलते हो तुम, ऐसे मुंह खोल के चल रहे हो और पता चला सन के कांटेक्ट में हो डायरेक्ट, ऐसा तो है ही नहीं। तो यहां तो यानी इसका मतलब कि यहां की जो टॉप सेल्स होंगी वो कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होंगी, मतलब कभी वो वहां पर डेड नहीं होंगी टॉप वाली लेयर, और वहां पर स्ट्रेटम कॉर्नियम जैसी चीज नहीं होगी, और वहां पर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं होगा। इसका मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में जब डेड ये कॉर्नियम वाली सेल्स है और यहां पर केराटिन प्रोटीन का यहां डिपोजिशन हो गया, तो इसको हम नाम दे सकते हैं केराटिनाइज्ड। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का एक टाइप केराटिनाइज्ड, भैया एनसीईआरटी नहीं लिखती, लेकिन 9th की एनसीईआरटी में अगर तुम देखोगे ना, 9th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी या साइंस वाली एनसीईआरटी में, वहां ये बात लिखी हुई है केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। तो मतलब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको तो हमें पढ़ना ही है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का एक टाइप हुआ केराटिनाइज्ड, तो एक हो गया नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, एक केराटिनाइज्ड और एक हो गया बच्चों नॉन केराटिनाइज्ड।
तो कैरेटिनाइज का मतलब तुम खुद बता सकते हो कि सर वो एपिथेलियल टिश्यू जहां पर टॉप वाली सेल्स मर गई हो और जहां पर कैरेटिन का डिपोजिशन हो गया हो और वो सरफेस सूखी हो, मतलब ड्राई। तो कैरेटिनाइज कहां मिलेगा? ऑन ड्राई सरफेस। नॉन कैरेटिनाइज्ड ऑन गीली सरफेस, मतलब मॉइस्ट सरफेस। ये ड्राई सरफेस पर, ये मॉइस्ट सरफेस पर। कोई भी बताएगा अब एग्जांपल। स्किन, इसमें लिखेंगे जी ड्राई में, कोई बेचैनी नहीं। हमारा माउथ बकल कैविटी, जो बकल कैविटी वाला पार्ट है मॉइस्ट है जी, इधर लिखेंगे। टूट फूट होती है, बिल्कुल होती है, तो यहां आ जाएगा बकल कैविटी। उसके बाद फेरिंग्स, माउथ का ही ओरल कैविटी का ही पार्ट फेरिंग्स, इवन ईसोफेगस, वहां पर ये। और कहां कहां पर टूट फूट ज्यादा होती है, कहां पर रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है? वेजाइनल पैसेज, वेजाइना मॉइस्ट है, मॉइस्चर है वहां पर। एनस या एनल कैनाल। तो बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, वेजाइना और एनस, दीज आर द एग्जांपल वेयर नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इज फाउंड। स्किन, समीर के नेल, समीर यू रिमेंबर्ड बच्चों, स्किन, नेल और समीर के घुंघराले बाल। और हेयर, स्किन, नेल, हेयर, these are the example of keratinized stratified squamous keratinized epithelium, skin, nail और hair। और इधर नॉन कैरेटिनाइज जो कि मॉइस्ट सरफेस पर है, समीर की बकल कैविटी, समीर का फेरिंग, समीर का इसोफेगस, वेजाइना और एनस। ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल, और इसके बारे में हमने खूब अच्छे से जान लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, कंपाउंड को ही पढ़ रहे थे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। हमें वहां अब बस तुम्हें बस इतना ही ध्यान रखना है कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में बहुत सारी लेयर होंगी, लेकिन टॉप की सेल्स कैसी होंगी? क्यूब लाइक होंगी। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। हम नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। स्ट्रेटिफाइड 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 क्यूबॉइडल। अब देखो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी इसका एग्जांपल लिख देती है बच्चों। डायरेक्टली तो एग्जांपल मतलब डायरेक्टली तो नाम ही नहीं है, बस उसने तो कंपाउंड का एग्जांपल जहां लिखे ना तो वहां लिख दिया है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, भैया देखो क्यूबॉइडल तुमने खुद बताया था कि क्यूबॉइडल एग्जांपल हम वहां पढ़ते हैं जहां, जो क्यूबॉइडल का एग्जांपल पढ़े थे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, एक पढ़ा था डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। अब देखो एक ग्लैंड्स होती है छोटी, एक ग्लैंड होती है बड़ी। तो बड़ी छोटी ग्लैंड तो छोटी ग्लैंड की डक्ट भी छोटी होगी, बड़ी ग्लैंड तो बड़ी ग्लैंड की भी डक्ट भी कंपैरेटिवली बड़ी होगी, और उसकी एपिथेलियल लाइनिंग थोड़ी थिक होगी एज कंपेयर टू स्मॉल ग्लैंड। अब बड़ी ग्लैंड क्या है? जैसे पेनक्रियाज है, एक बड़ी ग्लैंड है, उसकी डक्ट है, हमें खूब नजर आती है ना। सेलेब्री ग्लैंड होती है, बड़ी ग्लैंड होती है, इनकी डक्ट है, हमें नजर आती है। तो इनकी, अब कोई भी बता सकता है कि अगर मैं कहूं कि सिंपल क्यूबॉइडल, तो स्मॉलर ग्लैंड यानी जो स्मॉलर डक्ट होंगी उनको लाइन करेगा सिंपल। अगर मैं कहूं कि कंपाउंड क्यूबॉइडल, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, तो उसको जो ग्लैंड बड़ी होंगी या जिनकी डक्ट थोड़ी बड़ी होगी या मोटी होगी, जाहिर सी बात है उनकी लाइनिंग थोड़ी सी मोटी होगी। लाइनिंग स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एग्जांपल अब तुम समझ गए, ऐसे याद कर लेना। डक्ट ऑफ सेलेब्री ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ पेनक्रियाज। इनसाइड लिखते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, सेलेब्री डक्ट, बिल्कुल सही है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट और सेलेब्री डक्ट आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, या हम कह सकते हैं कंपाउंड के एग्जांपल हैं। हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। बिल्कुल याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। एग्जांपल जैसे कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा हमारी जो आईज है, आईज के बिल्कुल ये लास्ट आई का जो हमारा, हम कह सकते हैं जैसे कॉर्निया वाला पार्ट है, हम आई में पढ़ लेंगे। स्केलेरा को जो कवर करती है बेसिकली, एक्सेप्ट द जो मिडिल पार्ट होता है ना ब्लैक ब्लैक से जो तुम्हें नजर आना, यहाँ जो कॉर्निया होती है इसके आगे, तो कॉर्निया को छोड़कर बाकी वाला जो पार्ट होता है वो कंजक्टिवा है।
तो वहां भी प्रोटेक्शन की तो जाहिर सी बात है जो जरूरत है। जो हमारा व्हाइट व्हाइट पोर्शन हमें आई का नजर आ रहा है, उस पर एक पतली झिल्ली सी होती है, उसे कंजक्टिवा बोलते हैं। वहां पर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ तुम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, हाँ, और वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ये सब याद रखो। ये खत्म होता है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, सिंपल और कंपाउंड, उनके सबके एग्जाम्पल। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी अभी और भी लिखती है कि जैसे जो ग्लैंड्स होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से डेवलप होती हैं। तो ग्लैंड्स डेवलप्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स डेवलप्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, मतलब जरूरी नहीं कि ऑल एपिथेलियम टिश्यू आर नॉट मॉडिफाइड टू फॉर्म द ग्लैंड्स, बट जो ग्लैंड्स होती हैं दे आर डेराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। देखो कैसे, जैसे मैं तुम्हें समझाऊं मेरे बच्चों की, जैसे ये तुम्हारा ना स्टमक है, ऐसे तुम थोड़ा सा समझोगे, ये स्टमक, स्टमक में भी ग्लैंड्स होती हैं, राइट। अब यहां तुमने खुद बताया था कि सर अब जैसे स्टमक की ये कुछ थिकनेस तो होगी ना, ये स्टमक की थिकनेस है, यहाँ का एपिथेलियल टिश्यू है, ये कॉलमनर नेचर की जो सेल्स होती हैं, अब यही ना अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है। देखो ये वाली सेल्स, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गई, ये हो गई ये, और इन्होंने यहां पर ग्लैंड बना ली, ये रही जो, हाँ, तो एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग हुई, इन फोल्डिंग अंदर की तरफ टू मेक द ग्लैंड। तो हम इसके जैसे हम स्टमक में से हाँ बोल देते हैं कि भाई ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किससे डेवलप हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से तो डेवलप हुई है। तो वो एपिथेलियल टिश्यू जो मॉडिफाई होता है टू फॉर्म द ग्लैंड, उस एपिथेलियल टिश्यू को हम बोल देते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़े जरा थोड़ा सा, तो तुम्हें हाँ अब एक चीज याद होगी, सर ये स्क्वेमस मॉडिफाई होगी, क्यूबॉइडल होगी या कॉलमनर होगी? सोचने वाली बात है यार, स्क्वेमस तो बहुत फ्लैट सेल्स होती हैं। सेल्स अगर ग्लैंड में मॉडिफाई हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका स्पेस, उसका साइज इतना तो हो कि वो कुछ सिंथेसाइज करे और सिक्रीट भी कर सके, उसमें कुछ ग्रेन्यूल सर्टेन सब कुछ पाए तो जाने चाहिए। अब फ्लैट सेल्स हैं भाई, उनका साइज वजूद ही क्या है कि वो कुछ सिक्रीट कर पाए बाय देमसेल्व्स। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो किससे डेराइव्ड होता है, किससे डेवलप होता है? तो ध्यान रखना क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी जो ग्लैंड्स होती हैं दे डेराइव्ड फ्रॉम आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनर, या तो वो क्यूबॉइडल से या वो फिर कॉलमनर से। अब कुल मिलाकर ग्लैंड्स बन गई। तो मैं ये समझ गया कि सर ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू से डेवलप होती हैं, इसीलिए हम वो एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड्स बना दे उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम या वो जो ग्लैंड्स बनी है उन ग्लैंड्स को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। अगर हम यहां लिख देता हूं ग्लैंड्स, तो उसमें तुम सब जानते हो मेरे बच्चों, एक तो होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। खैर ये तो सबको आइडिया रहता ही है, बहुत टाइम से, शायद 6-7 से हम पढ़ने लग जाते हैं, 8th से तो शायद पक्का ही। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडो का मतलब होता है इनसाइड या विद इन, क्राइन बोलते हैं सिक्रीशन को, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और क्राइन का मतलब फिर सिक्रीशन हुआ। ये ग्लैंड्स है मेरे बच्चों, ये ग्लैंड्स है अगर, तो ये ग्लैंड्स का कुछ सिक्रीशन है, तो ये ग्लैंड्स यहां है ना। अब इसका सिक्रीशन है, ये मैं ये रहा, ये इसकी डक्ट हो गई, ये तो जहां ग्लैंड्स की लोकेशन है, जहां ग्लैंड्स लोकेटेड है, उसका सिक्रीशन वहां नहीं आएगा, वहां से दूर जाएगा आउटसाइड। तो ग्लैंड्स में डक्ट का होना जरूरी होगा, तो तभी तो भाई वो एक्सोक्राइन कहलाएगी। जहां एक्सो नाम से याद रखो, जहां ग्लैंड्स है वहां से दूर सिक्रीशन
तो एक्सो का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि वो ग्लैंड्स में डक्ट होगी, ये रही डक्ट, ये ग्लैंड्स उसकी ये एपिथेलियल सेल्स हैं अगेन, यहाँ ये अब ये भी कुछ सिक्रीट करेंगी, तो इनका सिक्रीशन इनकी डक्ट के साथ, डक्ट के जरिए बाहर जाता है। तो एंडोक्राइन में क्या होता है जी, एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर जैसे ये कोई मैं एंडोक्राइन ग्लैंड बनाऊं तुम्हारे सामने, यहां पर ये सेल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड की, ये रही। अब यहां डक्ट नहीं होगी, तो डक्ट नहीं होगी तो इनका सिक्रीशन कहां जाएगा भाई, इनका सिक्रीशन कौन ले जाएगा, यहां इनका सिक्रीशन समीर की बीवी ले जाएगी। ले भाई समीर की बीवी, फिर आगे ब्लड वेसल, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका सिक्रीशन ब्लड के जरिए जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो एनसीईआरटी देखो एक बात लिख देती है बच्चों, ध्यान रखना है ना, कि जो इनका सिक्रीशन है वो सिक्रीशन ना, ये जो सेल्स है वो सिक्रीशन अपने सराउंडिंग, जहां पर फ्लूइड होता है ना, जो टिश्यू फ्लूइड है, मैंने बताया था टिश्यू फ्लूइड, ये जो सेल्स होंगी ये अपने सिक्रीशन को बाहर, टिश्यू फ्लूइड जो उनको फ्लूइड सराउंड करता है, घेरता है, उसमें वो अपने सिक्रीशन को रिलीज कर देंगी, और इनका सिक्रीशन उस टिश्यू फ्लूइड से कहां आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। ये आ गया भाई, ये शायद विजिबल है ये वाला कलर, तो ये रहो भाई। डायरेक्टली ब्लड में नहीं आएगा, आ भी सकता है, एनसीईआरटी के लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, इस पे भी बहुत क्लोज कुछ बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स देयर केमिकल्स और हार्मोन्स, जो जनरली जिसे हम बोलते हैं, इनटू द ब्लड या इनटू द फ्लूइड या और इनटू द सराउंडेड फ्लूइड। तो उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मोस्ट करेक्ट आंसर सराउंडेड फ्लूइड आ जाएगा। एनीवे, तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस हैं, डक्टलेस, यहां डक्ट नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर विद डक्ट, तो ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, दे सिक्रीट हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, हम एक पूरा चैप्टर इंतजार कर रहा है भाई तुम्हारा 22nd चैप्टर, जहां पर हम इन सब की डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसका एग्जांपल, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, दे सिक्रीट हार्मोन, हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हम आगे पढ़ लेंगे बच्चों ग्लैंड्स के बारे में, तो इतना तो तुम जान गए, दे सिक्रीट हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या सिक्रीट कर सकती हैं, ये मिल्क सिक्रीट कर सकती हैं, मिल्क, जैसे मेमरी ग्लैंड है, मिल्क निप्पल के जरिए बाहर आता है, डक्ट है, डक्ट का सिस्टम है, चैनल्स है। सेलेवरी ग्लैंड है, यहां प्रेजेंट है हमारे, लेकिन माउथ में सिक्रीशन होता है, तो यहां से एक प्रॉपर डक्ट है जो यहां तक आ रही है। पेनक्रियाज है, वहां से एक डक्ट आती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, समीर की लार ग्रंथि मतलब सेलेवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बहुत सारे, कुछ एनसीईआरटी लिखती है जैसे सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, समझते हैं, स्वेट ग्लैंड सिक्रीट स्वेट, पसीना, सीबेशियस सिक्रीट सीबम, ऑयल, नाक के आसपास बहुत ज्यादा ऑयल्स हैं, यहाँ सीबेशियस ग्लैंड की भरमार है, स्किन पर सब जगह होती है, मैक्सिमम जगह पर। तो सीबेशियस ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये एंजाइम रिलीज करती हैं, ये स्वेट रिलीज करती है। एनसीईआरटी ने लिखा ईयर वैक्स का भी जिक्र कर दिया है, हमारे कान में जो ब्राउनिश वैक्स है, सेरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं, तो वो भी मतलब एक्सोक्राइन का ही एग्जाम्पल है। खैर ये भी अब हम समझ गए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के भी फिर बच्चों टाइप्स होते हैं एक्सोक्राइन के, जिसने जो एनसीईआरटी बताती है। यहां पर मैं एक बात और तुम्हें एक्स्ट्रा बता दूं कि जैसे पेनक्रियाज होती है, तो पेनक्रियाज हार्मोन भी रिलीज करती है और वो एंजाइम भी रिलीज करती है। तो पेनक्रियाज ग्लैंड को हम क्या नाम देंगे भाई, तो पेनक्रियाज बेसिकली मिक्स ग्लैंड हो गई है ना, हेट्रोक्राइन, सिक्रीटिंग हार्मोन एज वेल एज एंजाइम। तो वो अंडरस्टूड है, हम आगे भी उस पेनक्रियाज को देख लेंगे, बट अभी फिलहाल हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स पर पढ़ते हैं, टाइप्स को समझते हैं। तो नेक्स्ट पेज
पर बढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स। स्ट्रक्चरली एक्सोक्राइन ग्लैंड दो तरीके की हो सकती है, एक तो यूनिसेल्यूलर, एक होती है मेरे बच्चों मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एंड वन इज मल्टी सेल्यूलर। देखो नाम से लग रहा है सिंगल सेल, एक अकेली सेल है जो ग्लैंड की तरह काम करेगी। तो यूनिसेल्यूलर बहुत सारी सेल्स का क्लस्टर्स है, बहुत सारी सेल्स की ग्रुपिंग है, एक साथ असेंबल्ड है बहुत सारी सेल्स टू फॉर्म अ ग्लैंड, तो दैट इज मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड जैसे अभी हमने पढ़ाई थी ना गॉबलेट सेल बच्चों, तो इसका एनसीईआरटी देखो डायग्राम भी बनाती है। तो ये जैसे ये एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ बीच बीच में ये अगर मैं गॉबलेट सेल्स बना दूं ऐसे, तो ये गॉबलेट सेल भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड का अकेली सेल है जो विच इज सिक्रेटिंग समथिंग लाइक म्यूकस, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर। ध्यान रखना यूनिसेल्यूलर ग्लैंड का एग्जाम्पल भाई याद रख लेना गॉबलेट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने गॉबलेट्स का जिक्र किया है। एक और है जो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड की तरह एक सेल है जो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड की कैटेगरी में आती है हमारी बॉडी में, दैट इज पेनेथ सेल। इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2018 का है शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया था पेनेथ सेल से। पेनेथ सेल कहाँ मिलती है, क्या काम करती है भैया, ये हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। जब हम अपने इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहां पर पेनेथ सेल्स, विलाई पर पेनेथ सेल्स की लोकेशन भी हम पढ़ेंगे। तो पेनेथ सेल्स वहां क्या काम करती हैं, पेनेथ सेल्स सिक्रीट लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम रिलीज करती हैं। जैसे गॉबलेट सेल के बारे में तुमने पढ़ लिया था ना अभी बच्चों की, गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करती है, गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करती है। तो पेनेथ सेल कोई पूछे तो क्या सिक्रीट करती है, पेनेथ सेल सिक्रीट लाइसोजाइम, एक एंजाइम होता है विच किल्स द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है, उसके सेल वॉल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैं, उनको वो ब्रेक कर कर बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो पेनेथ सेल्स एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट करने वाली सेल्स हैं, कहां पाई जाती है, हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर। और मल्टी सेल्यूलर का तो सबको पता ही है भैया, बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, जैसे मतलब क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, ये मैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बना सकता हूँ, ये सेल्स ये रही, सब सिक्रीटरी नेचर की हैं, सब कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही हैं, डक्ट के जरिए बाहर जा रहा है। तो मल्टी सेल्यूलर में सब बाकी जो मैक्सिमम ग्लैंड्स आती हैं, जो भी अभी हमने पढ़ी, चाहे वो सैलिवरी ग्लैंड हो, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो, सेबेशियस ग्लैंड हो, वो सब क्या है, वो मल्टी सेल्यूलर की कैटेगरी में आएंगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड विच इज मेंशन्ड प्रॉपरली इन एनसीईआरटी ऑन 102 पेज, यूनिसेल्यूलर और एंड मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड। द लास्ट टॉपिक इज एपिथेलियल टिश्यू का, दैट इज सेल जंक्शन। हम सेल जंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज सेल जंक्शन। उसके बाद मैं बच्चों तुम्हें एनसीईआरटी रीड कराऊंगा, जितना भी हमने पढ़ा है हम एनसीईआरटी को यहीं स्मार्ट बोर्ड पर ओपन अप करेंगे और वहां से वो सारी लाइंस जितनी भी हमने डिस्कस की हैं उन सारी लाइंस को मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करा दूंगा, ताकि तुम थोड़े से फैमिलियर हो जाओ कि एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा याद रखना है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी लाइन को हमें मतलब ज़्यादा तवज्जो देनी है, वो सब हम अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले बस एनसीईआरटी का एक लास्ट टॉपिक है एपिथेलियल ग्लैंड, एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड, दैट इज द सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, देखो एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स भी हैं, और सेल्स की मैं बात करूं तो सेल्स आपस में ना कुछ जंक्शन के जरिए जुड़ी हुई होती हैं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये तुम्हारी इंटेस्टाइन की सेल्स है, कहीं की भी सेल्स है, ये कॉलमनर नेचर की मैं बना रहा हूं, यहाँ माइक्रोविलाई भी तुम्हें नजर आ रहे हैं,
ये यहाँ पर, यहाँ पर। अब सेल्स की फ्री सरफेस है तो यहां पर तो माइक्रोविलाई है, लेकिन ये एक सेल और ये एक सेल, इन दोनों सेल के बीच में, दोनों सेल के बीच में यहां पर देखो, यहां की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारे जंक्शन होंगे यहां पर, जो इन दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ कर रखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, या वो कौन कौन से जंक्शन हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को, तो उन जंक्शंस पर हम नजर डालते हैं। तो देखो इतने एरिया को ना, इतने एरिया को अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लो तो तुम्हें वो जंक्शन भी दिखाई देंगे बच्चों, वो जंक्शन नजर आएंगे। जैसे मैं इतने एरिया को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये कर दिया, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और इनके बीच में यहां पर कुछ है, कुछ जंक्शन टाइप की कोई चीज होगी, तो वो मैं तुम्हें समझाता हूं। मैं थोड़ा सा इससे इरेज करूंगा अभी। देखो बच्चों, मैं एक बार थोड़ा सा वो बना लेता हूं जरा। देखो हमने ये एक सेल बनाई, ये एक सेल है, ये एक सेल है। अगर हम इनके जंक्शंस को डिस्कस करें तो ये सेल और ये सेल दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में कुछ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जंक्शंस मौजूद हैं। उन जंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सेल ये रही। देखो इन सेल का जो, अब ये इनकी यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, ध्यान रखना है ना, ये नीचे इस सेल की, अरे भैया ये पूरी सेल है ना, ये नीचे मैं मिला नहीं रहा हूँ, ये यही तो सेल है सारी की सारी। अब ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस सेल का ना ये एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट, ये बेसल पार्ट है, दिस इज द एपिकल पार्ट। तो जो एपिकल पार्ट है वहां की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पता है वो बिल्कुल टाइटली चिपकी हुई है ऐसे। ले भाई ये चिपका दो, ये रहा, ये थोड़ी आगे चलकर यहां पर ना, यहीं पर कुछ है, ये क्या है वो भी मैं अभी समझाता हूं। देखो बच्चों, भाई इस सेल में है क्या कि ये दो सेल हैं, ये दोनों एपिथेलियल सेल्स हैं, इनका ये एपिकल पार्ट है। तो एपिकल पार्ट का यहां पर अगर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बिल्कुल टाइटली फ्यूज हो गई, बिल्कुल चिपक गई आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि देखो सेल में ना कोई चीज एंटर करती है, अगर ये इंटेस्टाइन ही मान लो तुम, तो खाना या जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट या खाना जो भी तुम खा पी रहे हो वो सब कहाँ होगा, यहीं तो होगा ना बेटा। अब यहां से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं ऐसे। तो तुम्हें खुद पता है कि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होनी चाहिए। और उसके ना हमारी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हर चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए चैनल्स बने हुए होते हैं। जैसे ग्लूकोज भी अगर एब्जॉर्ब होगा तो ग्लूकोज के भी यहाँ दरवाजे होंगे, चैनल्स होंगे। एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब होगा तो उसके अपने दरवाजे होंगे, उसके अपने चैनल्स होंगे। तो ऐसे तो जो चीजें एब्जॉर्ब होती है प्रॉपर वो अलग फंडा है, वो तो यहाँ से उनके चैनल्स होते हैं, वहां से वो चीजें इस सेल के अंदर आ जाती हैं। लेकिन कोई भी चीजें हैं तो वो दो सेल के बीच में जो जगह है यहाँ वाली, अब एपिथेलियल टिश्यू है भाई, ये तो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कुछ जंक्शन से जुड़ी हुई है। तो देखो यहां से कोई भी चीज एब्जॉर्ब, मतलब एब्जॉर्ब तो हम नहीं बोल सकते, उसे हम बोल सकते हैं लीक होना। तो कोई भी चीज लीक हो सकती है, ए बाहर से ए यहां तक। भैया सेल है ना, ये सेल के बीच में जो ये जगह है, पर भैया यहां कुछ ना कुछ लीक हो सकता है यहाँ, लेकिन लीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल्स का जो एपिकल पार्ट है वो टाइटली फ्यूज्ड है, यहां बिल्कुल चिपका हुआ है। इस जंक्शन का नाम कोई भी बता सकता है, इस जंक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? टाइट जंक्शन। फंक्शन कोई भी बता सकता है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस।
अब देखो बाहर से इधर भी लीक होकर नहीं आ सकती। अब चीजें देखो, यहां तो नीचे कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा ना बेटा, यहां तो यहां से भी कोई चीज है, ऐसे नहीं कि यहां से लीक होकर बाहर चली जाए, नहीं, एनसीईआरटी साफ लिखती है, यानी ना तो बाहर से कोई चीज अंदर लीक इन हो सकती और ना ही अंदर से कोई चीज लीक आउट हो सकती। इसीलिए इस जंक्शन का एक फंक्शन हो जाएगा क्या, अरे फंक्शन ऑफ जंक्शन फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन क्या, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू। एनसीईआरटी कहती है अक्रॉस का मतलब हो गया बाहर से अंदर और या अंदर से बाहर। तो टाइट जंक्शन का फंक्शन, लो भाई, टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या, प्रिवेंट 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 लीकेज ऑफ substances across the tissue। तो टिश्यू के अक्रॉस सब्सटेंसेस के लीकेज को प्रिवेंट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन। ठीक है जी, यहां तक चीजें क्लियर हो गई है ना, एक जंक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तुमने खुद बता था कि सर ग्लूकोज इसको मिल गया, भाई ग्लूकोज के दरवाजे थे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, अब जैसे अगर कोई भी चीजें ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, हम अपने समझाने के एतबार से बोल रहे कोई चीज जैसे यहां आई, मतलब ग्लूकोज सपोज इस सेल के अंदर आ गया बेटा, है ना, तो अब इस सेल को ग्लूकोज मिल गया, वहां तक पहुंचते पहुंचते ग्लूकोज ही खत्म हो गया, इसको क्या मिले, तो भाई इसका फर्ज है कि ये अपनी पड़ोसन सेल का ख्याल रखे। कैसे, ये सेल और ये सेल, इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म इन दोनों, तो वो आपस में कनेक्टेड होता है। देखो ये रहा एक सेल, ये हाथ को इसको मानो ये एक सेल, ये दूसरा हाथ, ये दूसरी सेल, इन दोनों की हाथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिली हुई हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो टनल की तरह काम कर रहा है। टनल समझते हैं हम, गुफा की तरह। ये होलो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल से, अगर कोई चीज मेरे इस हाथ के इस साइड है तो वो हाथ के इस साइड आ सकती है इसके जरिए, मेरे हिसाब से समझे तुम। तो ये प्रोटीन का एक चैनल जिसका नाम कनेक्सॉन, हालांकि एनसीईआरटी नाम नहीं लिखती है, लेकिन इससे पहले चिप मेरे में तो बहुत पहले क्वेश्चन तो आया था, कनेक्सॉन। कनेक्सॉन एक प्रोटीन का चैनल्स है, जाहिर सी बात है, जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो इन कनेक्सॉन के जरिए इधर का ग्लूकोज इधर चला गया एंड वाइस वर्सा, इधर का इधर आ गया, तो ऐसे मेरे बच्चों ऐसे आ गया, इधर की चीज इधर चलेगी, उधर की चीज इधर आ गई। तो एनसीईआरटी ने साफ लिखा, तो ये जंक्शन, हाँ, तो इस जंक्शन का नाम तो बताओ भाई, ये जंक्शन का नाम गैप जंक्शन, ये गैप जंक्शन हुआ। तो क्वेश्चन आएगा कि उस जंक्शन का नाम बताओ, विच allow the exchange of materials or exchange of ions or molecules between two neighbored cell। तो नाम तुम आसानी से बता दोगे क्या, गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन allow exchange of molecules between, ये B/W समझ जाना, molecules between the cells। ये इसका फंक्शन गैप जंक्शन का। दूसरा फंक्शन वो कौन सा जंक्शन, जो दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है, तो तुम्हें याद रखना है गैप जंक्शन। साइटोप्लाज्म को मैं लिख नहीं रहा हूं, इतना अंडरस्टूड है, जब मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा होगा। क्यों जी, ये तो बता दो, ये जंक्शन है कहाँ, क्या सब जगह मिलेंगे? हाँ, एनसीईआरटी लिखती है कि जितने भी जंक्शंस होते हैं वो हर टिश्यू में, एपिथेलियल क्या, हर टिश्यू में मिलते हैं, नर्वस टिश्यू में भी, मस्कुलर टिश्यू में भी, एपिथेलियल टिश्यू एज वेल, सब टिश्यू में ये जंक्शंस मिलते हैं। तो ये जंक्शन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों टाइप के हैं। तो फंक्शनली तो तुम्हें सब काफी हद तक समझ में आ गया, स्ट्रक्चरली क्या फंक्शन है वो भी समझते हैं। तो सेल जंक्शन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जंक्शन है इन ऑल टिश्यू, सभी टिश्यू में पाए जाते हैं। हमने एपिथेलियल का एग्जांपल दिया, ठीक है, चलो जी ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन का थोड़ा सा और बताओ, ये कहां ज्यादा मिलेंगे? सोचो वो एपिथेलियल लाइनिंग जहां पर लीकेज का खतरा होगा। लीकेज का खतरा कैसे? सोचो जरा, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है भैया, किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया, यूरिन बनाया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो गया एक्सक्रीशन से पहले ही। अब उधर तो किडनी फिल्टर कर रही है यूरिन
यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर हो रहा है और वो लीक हो जाए वहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम के जरिए, सोचो, तो वो लीक होकर फिर ब्लड में मिल जाए, क्या फायदा हुआ भाई। इसीलिए जहां पर लीकेज का खतरा होगा, जहां पर कुछ वेस्ट या अनवांटेड चीजें लीक आउट और इन होने का खतरा होगा, तो वहां पर कौन सा जंक्शन ज्यादा मिलेगा, टाइट जंक्शन, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम। अपने समझने के लिए, इतना जनरली नहीं पूछते। हाँ, एनसीईआरटी ने जंक्शन 3 लिख रखे हैं भाई, तीनों जंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर हाल में याद रखने हैं। गैप जंक्शन कहां ज्यादा मिलेगा, गैप जंक्शन जहां पर एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, चाहे वो आयंस हो या आयंस के मूवमेंट या करंट या एक्शन पोटेंशियल का फ्लो हो क्यों ना हो। कार्डियक मसल्स हैं, एक्शन पोटेंशियल बहुत तेजी के साथ फैलता है, हार्ट की मसल्स के कोने कोने तक, दिल के कोने कोने तक पहुंच जाए, गैप जंक्शंस वहां ज्यादा होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं गैप जंक्शंस, बहुत जगह हैं गैप जंक्शंस। अब देखो, एक स्ट्रक्चर होती है कि जैसे ये सेल होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 सेल है मेरे बच्चों, ये इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, तो जैसे कोई भी चीज यहां से मूव करे, ये कहीं की भी सेल्स हैं, सपोज अगर ये कोई चीज यहां से इसके अलोंग मूव करती है, तो ये सेल्स ऐसे थोड़ा ना हो जाती हैं, यानी ये आपस में ना ऐसे सीमेंट की तरह ये चिपकी हुई होती हैं दोनों सेल, ऐसे नहीं होगा, ऐसे रहेंगी। तो उसके लिए ना एक जंक्शन का जिक्र एनसीईआरटी करती है, जैसे ये साइटोप्लाज्म इधर, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस साइड है, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस साइड है, देखो ये रहा ये साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में ना, साइटोप्लाज्म ये जो रेड रेड मैंने दिखाया, ये प्रोटीन का प्लैक समझते हैं ना, जैसे दांतों पर प्लैक डिपॉजिट हो जाता है, मतलब कुछ चीज का डिपोजिशन, प्लैक, ये प्रोटीन का प्लैक है, यहां डिपॉजिट हुआ, यहां डिपॉजिट हुआ, इस साइड में हो, तो थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है एक जगह पर। यहां से क्या होता है मेरे बच्चों, कुछ प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, ये माचिस की तिल्ली से निकले, कुछ इधर को निकल गए, इससे निकल के इधर आ गए, तो ये देखो, ये माचिस की तिल्ली वाले प्रोटीन के फिलामेंट आपस में एक दूसरे में फंसे हुए हैं। अब इन चीजों को तुम खींचो जरा ऐसे, तो ये खींचेगी नहीं। तो ये जो जंक्शन है, क्या है, इनके नाम भी होते हैं, ये प्रोटीन प्लेक है, कोई नहीं पूछता भाई, हमें एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, तो एनसीईआरटी में इस जंक्शन का सिर्फ नाम याद रखना है। इस जंक्शन का नाम है एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। एनसीईआरटी इतना लिखती है, तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर वर्ड लिखना चाहो तो डेस्मोसोम लिख सकते हो, ये रहे एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम, मैक्यूला एडहेरेंस भी बोल देते हैं। एडहेर का मतलब भी मतलब बांधे रखना होता है, समझते हैं हम, चिपकाना होता है। तो ये वो जंक्शन है जो सीमेंट की तरह दो नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो सीमेंटिंग इन फंक्शन, एनसीईआरटी लिखती है भाई, सीमेंटिंग इन फंक्शन एंड कीप टू सेल्स टुगेदर, नेबर टू सेल्स टुगेदर, दोनों सेल्स को आपस में ये कनेक्ट किए हुए रहता है। एडहेरिंग जंक्शन कहां ज्यादा हो सकता है, स्किन है हमारी, यहाँ की जो सेल्स होती हैं, जहां ज्यादा रगड़ लेने की ज्यादा जरूरत होगी या गुंजाइश होगी, तो वहां पर एडहेरिंग जंक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। तो एडहेरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम सीमेंटिंग नेचर का होगा, कीप द टू नेबर सेल्स टुगेदर। गैप जंक्शन अलाउ एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द सेल्स, and tight junction prevent leakage of substances across the tissue. These all 3 junctions ये जो डिस्कस एनसीईआरटी ने किया है, हालांकि ये इंटरडिजिटेशन भी होता है, फिंगर लाइक एक दूसरे में, मतलब जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में फिटेड होती है। ये इसको छोड़ देते हैं, बस ये 3 जंक्शन ही हैं जो हम इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखने हैं, टाइट, गैप और एडहेरिंग जंक्शन। ये हुआ मेरे बच्चों एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट तुम्हारा। हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट किया। हम नेक्स्ट वीडियो में इस एपिथेलियल टिश्यू को मैं रिवाइज कराऊंगा तुम्हारा एनसीईआरटी से। तो जुड़े रहना मुझसे, ताकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हारे दिल में उतर जाए, और तुम जब नीट का एग्जाम हो तो तुम्हारे जहन में वो पिक्चर जरूर रहे कि एनसीईआरटी में ये वाली लाइन, पेज नंबर तो याद नहीं रहता जनरली, लेकिन वो ये पता रहता है कि वो लाइन उस पेज में ना नीचे की ओर लिखी हुई है, वो डायग्राम उस कॉर्नर पर। इस हद तक तुम्हें एनसीईआरटी को अपने दिल में उतारनी है।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी को क्विक रिवाइज करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, छोटी वीडियो होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।